एक बार फिर से आपका रियलिस्टिक एकेडमी में आपके अपने चैनल रियलिस्टिक एकेडमी पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 29 अगस्त की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रोज की तरह फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम इस आज के करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप मेरे पहले फैक्ट्स को ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये कुछ याद रहने वाला नहीं है, भूल जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन जरूर ही करें। तो चलिए एज यूजुअल विथ नेशनल करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार, पहला है दिल्ली सरकार हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ा ये प्रयोग किया है। हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण स्कूल्स बंद हैं, जो बच्चे घर पे रह रहे हैं, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका मानना है कि बच्चों की शारीरिक गतिविधियां जरूरी है, और इसी के लिए उन्होंने हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी का एक ऐप और वीडियो चैनल और इसी के साथ एक अभियान शुरू किया है। इस वीडियो चैनल पे हर बुधवार को एक बॉडी और फिटनेस से संबंधित, बॉडी के हेल्थ से संबंधित और फिटनेस से संबंधित डेली हर एक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, दिल्ली की बात है तो दिल्ली की कुछ बात कर लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जैसे एक केंद्र शासित प्रदेश को हमारे राज्यों में क्या होता है कि हम पब्लिक जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मुख्यमंत्री होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होता है। उस डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र शासित प्रदेश को कंट्रोल करती है, और प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए राज्य में जिस तरह से राज्यपाल होते हैं, उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर या राज्यपाल होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अच्छा, लेकिन 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ पे विधानसभा की व्यवस्था की गई है और यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे अभी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो ये आप याद रखिएगा। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन ने पहले बोट एम्बुलेंस का लॉन्च किया है। बोट एम्बुलेंस ये क्या है? ये समुद्र में जो एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। केरल, हम जानते हैं कि केरल एक तटीय राज्य है, और मछली पकड़ने के दौरान दुर्घटनाओं के कारण ऐसा रिपोर्ट है कि एक वर्ष में लगभग 30 मछुआरे हर साल मरते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं। और इसी संदर्भ में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल के कोझिकोड में तिरुवनंतपुरम में प्रतिछाया, याद रखिएगा, एम्बुलेंस का ये नाम है, एम्बुलेंस का नाम है प्रतिछाया। क्या? प्रतिछाया नाम है एम्बुलेंस का। इस नाम का एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है केरल में, केरल के तिरुवनंतपुरम में। अच्छा, ऐसे 5 एम्बुलेंस लॉन्च किए जाने हैं, जिसमें से 3 लॉन्च करने की एक लॉन्च कर दिया गया और 2 अभी हाल ही में लॉन्च किया जाएगा। अभी तिरुवनंतपुरम में प्रतिछाया लॉन्च किया गया है। एनीकुलम में अभी प्रत्यूषा लॉन्च किया जाएगा, याद रखिएगा, करेंट है, आ सकता है। प्रत्यूषा और कोझिकोड में करूगा लॉन्च किया जाएगा। करूगा लॉन्च किया जाएगा। तो ये 3 जगहों पे 3 एम्बुलेंस लॉन्च की जाएंगी। वैसे करनी 5 एम्बुलेंस लॉन्च है, लेकिन अभी फिलहाल एक एम्बुलेंस तिरुवनंतपुरम में प्रतिछाया नाम की लॉन्च कर दी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देश का पहला महिला, अच्छा केरल से ही दूसरा खबर आ रहा है। देश का पहला महिला वैश्विक व्यापार केंद्र खोलेगा केरल। वैश्विक व्यापार केंद्र खोलेगा केरल।
इस बात को, इसका मकसद बेसिकली क्या है, जो पहला महिला वैश्विक व्यापार केंद्र जो खोला जा रहा है केरल में, इसका मकसद है महिलाओं के घर से दूर उनकी उद्यम जो है, उनका कार्य जो है, उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देना। दूसरा, लैंगिक के लिंग के आधार पे जो असमानता है, उस असमानता को कम करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए कोझिकोड में देश का पहला महिला वैश्विक व्यापार केंद्र खोला गया। पहला वैश्विक व्यापार केंद्र खोला गया है केरल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं असम। और असम से सभी इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो असम में भारत का सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। असम में भारत का सबसे लंबी नदी रोपवे। अच्छा, ये रोपवे क्या होता है? ये लंबी नदी नहीं है, लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है। रोपवे क्या है? रोपवे को समझते हैं। रोपवे एक नदी पार कराने के लिए स्वचालित वाहन होता है। नदी पार कराने के लिए स्वचालित वाहन होता है। आप फोटो में देख सकते हैं, जो तारों के माध्यम से नदी पार कराने वाली एक वाहन होती है। और ये सबसे लंबी नदी जो रोपवे वाहन का जो तार का जो बना होता है, ये सबसे लंबी नदी रोपवे का अभी असम में उद्घाटन हुआ है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है ये। असम बना है अभी हाल ही में। असम में भारत का सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन ब्रह्मपुत्र नदी पे हुआ है। अच्छा, असम की बात है तो असम में अभी हाल ही में कोरोना महामारी को देखते हुए 30% पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को कम कर दिया गया है। ये हाल ही का करंट है, याद रखिएगा। अभी असम एक ऐसा राज्य है जो कोरोना महामारी को देखते हुए अपने सिलेबस को और इस सेशन के जो सिलेबस है उसको 30% कम कर दिया है। अच्छा, असम जो है, असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। असम को 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया गया है। ये अशांत क्षेत्र कैसे घोषित किया जाता है और कौन से अधिनियम के द्वारा ये जो अशांत क्षेत्र होता है, ये सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, अप्सपा जिसको बोलते हैं, अप्सपा, AFCPA, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, इसके थ्रू ये किसी भी भारतीय क्षेत्र को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र, किसी भी भारतीय क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। और अभी असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसी वीडियो में हम लास्ट में बताएंगे कि ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 क्या है, कहां से आई, कैसे किसी भारतीय क्षेत्र को अशांत क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाता है, घोषित किया जाता है। तो ये आप वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग इसका पूरा डिस्कस करेंगे इस एक्ट के बारे में। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है और वीडियो हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। असम में हाल ही में रेडियो प्रोग्राम एक शुरू किया गया है जिसका नाम है प्रज्ञा। करेंट है, याद रखना जरूरी है। अच्छा, जो असम में एक हिमा दास जो हैं, ये एक असम की रहने वाली हैं, हिमा दास, और इनको ढींग एक्सप्रेस बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये हिमा दास जो हैं एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड जीतकर इतिहास रची हैं। एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड जीती हैं अभी, और ये असम की रहने वाली हैं। इन्होंने 400 मीटर दौड़ की एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल हासिल की है और ये महज 18 साल की हैं। और अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो 400 मीटर का जो रेस होता है, इन्होंने उसमें गोल्ड मेडल जीता है और इसीलिए इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से पुकारा जा रहा है। अच्छा, असम में ही धनवंतरी योजना शुरू की गई है। देश का एकमात्र गोल्डन बाघ पाया जाने वाला राज्य असम ही है। यहाँ पे एकमात्र गोल्डन बाघ पाया गया है। और ये किस जो नेशनल पार्क है उसमें पाया गया है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है काजीरंगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ है और इसी नेशनल पार्क में ये
जो गोल्डन बाघ है, ये देश का पहला गोल्डन बाघ यहाँ पाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि बीमारी से जूझ रहे एक मिनट, सॉरी, बीमारी से जूझ रहे जापान के प्रधानमंत्री, बीमारी से जूझ रहे जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शिंजो आबे। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। इनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी दिन से खराब रह रही थी, बिना बीमारी से जूझ रहे थे, जिसकी वजह से आज इन्होंने ये प्रधानमंत्री जो है शिंजो आबे ने, इन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है। अब जापान की बात है तो ये है मैप में जापान, आप देख रहे होंगे, ये है मैप में जापान, चीन और नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया के बगल में जापान। अगर इसकी राजधानी की बात करें, इसकी राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है टोक्यो, इसकी राजधानी है टोक्यो। और इसका करेंसी की बात की जाए तो जापानीज येन, याद रखिएगा, इसकी राजधानी टोक्यो और करेंसी जापानीज येन। या अच्छा, भारत और जापान के बीच कुछ अभ्यास होती हैं, एक्सरसाइजेज होते हैं, उनका नाम है सिनुमित्र, धर्म गार्डियन भी बोलते हैं, धर्म सिनुमित्र। और ये मालाबार जो एक्सरसाइज है, अभ्यास, यूएस यानी अमेरिका, जापान और भारत तीनों के बीच होता है। तीनों की सैन्य जो बैल है एक साथ आती है और ये तीनों के साथ ये होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या कैबिनेट मिनिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने विकसित किया है क्या? विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो भी ये परियोजना लेके आएगा, NHAI जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, ये कोई भी परियोजना लेके आएगा तो जो सलाहकार हैं, उसके ठेकेदार जो भी हैं, उस काम करने वाले, उनके लिए एक व्यापक और पारदर्शी जो है ये प्रणाली है, विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली। ये क्या होगा? इसमें ठेकेदार हैं, जितने भी विक्रेताओं हैं सामान के, जो परियोजना में लगने वाले जो सामान है उसके विक्रेता हैं, जो उनको ट्रैक करने के लिए विक्रेता निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने विकसित की है। अच्छा, इस पोर्टल पर ठेकेदारों और विक्रेताओं को स्वयं मूल्यांकन करना होगा और अपने किए जा रहे कामों का ब्यौरा स्वयं देना होगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या परियोजना में के अंतर्गत आगे काम कर रहे हैं। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बात करें तो इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। आगे, नीति आयोग परिवहन पहल NDCTIA भारत घटक करेगा लॉन्च। अच्छा, ये NDCTIA भारत घटक क्या है, इसको देख लेते हैं। NDC का फुल फॉर्म जाने तो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, इसका फुल फॉर्म नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। ये पूरे एशिया के लिए, अगर TIA की फुल फॉर्म जाने तो ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया है, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव ऑफ एशिया। तो इतनी बात जानने के बाद ये है कि ये NDC और TA है कि एशिया के लिए परिवहन पहल जो है, परिवहन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, इसमें परिवहन में आ रही सभी चुनौतियों को, परिवहन परिचालन में जो भी समस्याएं आ रही हैं और परिवहन से उत्पन्न हुई, ट्रांसपोर्ट से जैसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो इन सभी चुनौतियों के कारणों पर विचार किया जाएगा इस NDCTIA भारतीय घटक पहल के थ्रू। इसमें जैसे CO2 की कमी को कम कैसे किया जाए, जो ट्रांसपोर्ट से क्रिएट हो रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैसे कम किया जाए, इस पे बात किया जाएगा। और इसको अभी बनाया है नीति आयोग परिवहन के द्वारा। अब अगर इसकी CEO की बात करें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
की बात किए जाए तो इसके अभी सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं नीति आयोग ने एक्सपर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स ईपीआई 2020 का रिपोर्ट की जारी। अभी मैंने कल ही की वीडियो में बताया था आपको ये कि नीति आयोग ने एक्सपर्ट यानी प्रीपेंडेंस इंडेक्स ईपीआई 2020 की रिपोर्ट जारी की है और इसमें गुजरात सबसे फर्स्ट पे है, गुजरात सबसे नंबर 1 पे है। ये एक रैंकिंग कैसी रैंकिंग होती है, इस रैंकिंग में पर्यावरण के में जो भी परियोजनाएं चलाई जाती हैं उसकी कार्यान्वयन में जो राज्य सबसे अच्छा उभर के आता है उसको क्या किया जाता है कि ये ईपीआई इंडेक्स 2020 की जो रिपोर्ट उस पर आधारित जारी की जाती है और ये गुजरात सबसे फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे है और दिल्ली तीसरे नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं कि 2 साल बढ़ाया गया डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल। डीआरडीओ जो प्रमुख हैं, डीआरडीओ का अगर मतलब जाने तो डीआरडीओ का मतलब क्या होता है, डीआरडीओ का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं, इसके अध्यक्ष सतीश रेड्डी जी हैं। इनको 2018 में अगस्त 2018 में, अगस्त अभी चल रहा है लेकिन 2018 में अगस्त 2018 में इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था। किस पद पे, अध्यक्ष के रूप में, डीआरडीओ अध्यक्ष, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष के रूप में इनको अगस्त 2018 में 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था। अब 2 साल पूरा हो गया क्योंकि 2020 अगस्त 2020 चल रहा है, तो 2 साल अब पूरा हो गया, तो इनको अब इनकी जो कार्यकाल थी वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अभी इनको फिर 2 साल के लिए, इनका कार्यकाल जो है 2 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ये एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं जी सतीश रेड्डी और अध्यक्ष भी हैं डीआरडीओ के, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। अगर डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, 1958 और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हम सब जानते हैं राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने एनसीसी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। एनसीसी के लिए इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, डीजी एनसीसी ऐप लॉन्च किया है इन्होंने एनसीसी के लिए, नेशनल कैडेट कोर्स। अगर एनसीसी का फुल फॉर्म जाने तो नेशनल कैडेट कोर्स होता है। अभी फिलहाल सारे स्कूल्स और कॉलेज बंद हैं और खुलने की संभावना जो है वो कम दिख रही थी, इसीलिए जो राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री, इन्होंने एनसीसी की जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, डीजी एनसीसी। इस पे सारे वीडियोज, लेक्चर और ट्रेनिंग से संबंधित हर चीज़, जो भी सुझाव, सलाह और जो भी पाठ्यक्रम है उस सब का वीडियो जो लॉन्च किया जाएगा इस ऐप पे डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स है। एनसीपीयूएल ने नई दिल्ली में किया विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन। कुछ ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं। अब एनसीपीयूएल का फुल फॉर्म जाने तो नेशनल, एन फॉर नेशनल, सी फॉर काउंसलिंग, फॉर प्रमोशन, पी फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लिमिटेड। ये नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू है। ये दिल्ली में इसने एक विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया है अभी हाल ही में, और ये किसके द्वारा किया गया है, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जो हैं, इनके सहायता से, इनके थ्रू ये एनसीपीयूएल है जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू, इन्होंने विश्व उर्दू सम्मेलन की आयोजन किया। आइए कुछ आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोब के साथ की साझेदारी। अच्छा, इसमें कितनी बातें आपको टकराई। एक तो एचडीएफसी बैंक के बारे में हमारे काम की चीज़ है और डिजिटल अनुभव को बढ़ावा ये अपने ग्राहकों के लिए उसने किया है, और एक है एडोब, ये समझने की बात है।
तो एडोब जो है एक कैलिफोर्निया में स्थित एक अमेरिका की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है एक एडोब, सॉफ्टवेयर कंपनी, कंप्यूटर से रिलेटेड, आप समझ रहे हैं। और HDFC बैंक जो है इसने डिजिटल अनुभव को इस सॉफ्टवेयर की कंपनी के साथ साझेदारी कर ली है, जिससे इससे डिजिटल अनुभव, ग्राहकों को आकर्षित करने में, डिजिटल अनुभव को उसको बढ़ाने के लिए ग्राहकों के, इसने एडोब के साथ साझेदारी की है। अच्छा, HDFC की बात है तो इसकी मुख्यालय, HDFC बैंक की बात है तो इसकी मुख्यालय मुंबई है। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई है। मैंने बहुत सारे बैंक आपको बताए थे जिनका मुख्यालय मुंबई था, वो हैं एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों, और अब आया है तीसरा HDFC बैंक। ये 3 बैंकों की मुख्यालय जो है मुंबई है। इसके साथ ही वो सारे बैंक जिसके अंत में बैंक ऑफ इंडिया आता है, मैंने कल ही के लेक्चर में बताया था, वो सभी बैंक का मुख्यालय मुंबई है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ETC। तो बेसिकली जो है एक इसमें एक्सेप्शन है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया समझ के आप यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई मत टिक आउट करके आ जाइएगा, ये एक अपवाद है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसकी मुख्यालय मुंबई नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर इसकी टैगलाइन की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम आपकी दुनिया समझते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ही रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। केविन मेयर जो टिकटॉक के CEO थे, टिकटॉक जो अभी भारत में बैन किया गया है, इसके में जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये केविन मेयर थे, और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि जो आप सब जानते हैं कि टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है, लेकिन आप बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जो टिकटॉक कंपनी है, इसका पेरेंट कंपनी, इसका मूल कंपनी जो है वो बाइट डांस है। बाइट डांस मैं लिख देता हूं, बाइट BYTEDANC, बाइट डांस। इस जो टिकटॉक जो कंपनी चलाती है वो बाइट डांस चलाती है, इसका पेरेंट कंपनी है, मूल कंपनी है। और ये इस्तीफा जो दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के दबाव के तहत दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति टिकटॉक को बैन करने के लिए दबाव बना रहे थे, और जो टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस है, इन्होंने कहा था कि 90 दिन के अंदर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए दबाव बना रहे थे, और इसी दबाव के लिए चलते कारण केविन मेयर जो है टिकटॉक के CEO, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है तो अमेरिका के ही महाप्रबंधक वेनेसा पापस, ध्यान से सुनिएगा नाम, अब ये नए CEO बनेंगे, वेनेसा पापस, PAPPAS, इनको अब नियुक्त किया जाएगा टिकटॉक के नए CEO, जो कि अमेरिका के हैं। और ये इस्तीफा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दबाव बनाने पर, टिकटॉक को बैन करने के दबाव बनाने के बाद किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्कूल मैप कनेक्टिविटी के लिए इस इरिक्सन और यूनिसेफ ने आपस में की साझेदारी। ये दो तीन चीज आपको समझने वाली है इसमें, स्कूल मैप कनेक्टिविटी, इरिक्सन और यूनिसेफ, ये काम की चीजें हमारी। तो आइए, इरिक्सन जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इरिक्सन पहले जान लेते हैं। इरिक्सन जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है जो इससे संबंधित प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती है। और यूनिसेफ की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म जाने तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड है इसकी जो फुल फॉर्म है। अगर इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसके हेड हैं हेनरिटा एच फोर। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। 1950 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1950 में की गई थी। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यूनिसेफ की जो फाउंडेशन है, स्थापना इसकी 1950 में की गई थी। और ये अब दोनों यूनिसेफ और इरिक्सन आपस में साझेदारी किए हैं। किस बात के लिए? स्कूल मैप कनेक्टिविटी के लिए। एक्चुअली हुआ क्या है कि 35 कंट्रीज में
जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है स्कूल में वो लगाई जानी है, ताकि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई और पे आकर्षित किया जाए और उनकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चलाई जा सके। क्योंकि इनका मानना है, जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसके हेड का मानना है कि जो बच्चे जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है वो पीछे रह जाएंगे इस दुनिया में। वो बच्चे के मुकाबले जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है, स्मार्टफोन है, वो कहीं आगे निकल जाएंगे। इसीलिए अब जो स्कूल में एक इंटरनेट कनेक्टिविटी मैप जाल बिछाया जाएगा नेटवर्क का। नेक्स्ट बढ़ते हैं और चलते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। श्रुति सुधा पेनुली, श्रुति से सुधा पेनीलू ये नाम है। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किया जाएगा इनको सम्मानित। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की बात है तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल रिलेटेड है, जान लेते हैं। पोखरियाल देख लीजिएगा, मैं इधर उधर लिखा हूं, रमेश पोखरियाल ये अभी राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने अभी राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 की जो रैंकिंग है उसको अभी वेबसाइट के जरिए अपलोड कर दिया है। किसने किया है? हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। इसमें कुल देश भर के कुल 47 टीचर्स को सम्मानित किया जाना है। 47 टीचर्स को सम्मानित किया जाना है। बिहार के भी 2 टीचर्स हैं, तो इनमें भी श्रुति सुधा पेनीलू, ये भी, इनको भी राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। हमारे काम की चीज थी राष्ट्रीय पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार 2020। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंप्यूटर, ये पहले मैं रफ कर लूं। हाँ, चलते हैं। जो कंप्यूटर पायनियर ओल्ड स्पिलबर्ग, इनको अर्नोल्ड स्पिलबर्ग भी कहा जाता है, सिंपली अर्नोल्ड स्पिलबर्ग, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये एक प्रख्यात, बहुत ही विख्यात, बहुत ही फेमस जो है कंप्यूटर डिजाइनर और इनोवेटिव इंजीनियर थे। इन्होंने GE 225 कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसके मेन फ्रेम जो होते हैं कंप्यूटर का, उसका आविष्कार किया था अर्नोल्ड स्पिलबर्ग ने। ये एक प्रख्यात, मैंने बताया ही, कंप्यूटर डिजाइन करते थे कंप्यूटर के जो फ्रेम है, और इनोवेटिव इंजीनियर। इनके पिता स्टीवन, मैं नाम लिख देता हूं, स्वीटन, यहां नहीं लिखा रहा है, कोई नहीं, स्पीलबर्ग बेसिकली इन्हीं के नाम का जो टाइटल है लास्ट का, स्पीलबर्ग। ये अर्नोल्ड स्पीलबर्ग हैं और ये इनके पिता स्वीटन स्पीलबर्ग हैं। ये एक जाने माने फिल्मकार हैं। तो इनका तो बहुत पहले निधन हो गया था, लेकिन अभी अर्नोल्ड स्पीलबर्ग का 103, याद रखिएगा, 103 वर्ष की उम्र में इनकी अभी हाल ही में निधन हुई है। नेक्स्ट देखते हैं और चलते हैं। नेक्स्ट डच लेखक मैरीके लुकास रेजनीवेल्ड, इन्होंने जीता है 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। हर साल जो भी बुक लिखते हैं राइटर्स हैं, अगर उनकी बुक अच्छी है तो उनको सम्मानित किया जाता है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से। और इस बार मैरीके लुकास रेजिनेवेल्ड ने इस पुरस्कार को जीता है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इन्होंने एक ये उपन्यास लिखा था और महज 29 साल की उम्र में यानी सबसे कम उम्र में ये बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली लेखिका बन गई हैं। कौन? मैरीके लुकास रेजनीवेल्ड। इन्होंने किस उपन्यास पे इनको ये पुरस्कार मिला है? ये काम की, देखिए 2-3 इसमें काम की चीजें हमारे। मैरीके लुकास रेजनीवेल्ड जिसने ये बुक लिखा है, कौन सी बुक लिखा है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास है, नॉवल है, ओके।
तो इस पे उनको 2020 बुकर इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, तो बुक का नाम, नोवेल का नाम और इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ब्रायन ब्रदर्स जो कि टेनिस के प्लेयर हैं, इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो इस प्रकार से आज के सारे नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ हम लोग ने डील वर्ड बाय वर्ड कर लिया है। अगर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ऑनेस्टली हेल्पफुल रहा, बाकी सारी वर्ड सारी चीज़ें समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी में हम आगे देखेंगे आज की सभी करंट अफेयर्स की रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तुरंत करेंगे। आप पहले एक बार इनको अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। और फिर उसके बाद मैंने एक टॉपिक बताया था अफसपा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लास्ट में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड फिटनेस अभियान की शुरुआत किसने की है, किस राज्य सरकार ने की है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु सरकार, बी दिल्ली सरकार, सी अरुणाचल प्रदेश सरकार, डी मणिपुर सरकार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिल्ली सरकार। दूसरा, देश का पहला महिला वैश्विक व्यापार केंद्र कौन सा राज्य खोलने वाला है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, केरल। नेक्स्ट, बीमारी से जूझते हुए किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? ए फिलीपींस, बी जापान, सी आर्मेनिया, डी अजरबैजान। करेक्ट ऑप्शन इज बी, जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। 4, हाल ही में डीआरडीओ को प्रमुख का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? ए संजय मित्रा, बी नितिन पटेल, सी सतीश रेड्डी, इनमें से कोई नहीं, डी। करेक्ट ऑप्शन इज द सी, सतीश रेड्डी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेट के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? ए DINSCC, बी DGNCC, सी DVNCC, डी OCNCC। करेक्ट ऑप्शन इज बी, DGNCC। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टिकटॉक के CEO ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या था? ए ब्रायन हू, बी केविन मेयर, सी एलेक्सिस हू, डी लेंगू यांग। तो इस करेक्ट ऑप्शन इज बी, केविन मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक पता हो आपको प्लीज़ कमेंट में लिखिए, क्योंकि आप जिस भी चीज़ को मेरे ख्याल से लिख देते हैं वो काफ़ी दिन तक याद रहता है। तो बेसिकली आप जितना भी पता हो इस क्वेश्चन के बारे में उतना कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। किस राज्य में NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं, सभी राज्य हो सकते हैं, आपको बेसिकली पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि कौन सी राज्य में NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।